हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग में। आप है एएनएम के कैंडिडेट, तो आपके लिए मैं अभी तक बहुत सारे वीडियो कर चुका हूं। अब जो है आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो एक आता ही है, साथ में आप लोग के लिए टॉपिक वाइज भी वीडियो आ ही रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे, ताकि आप लोग का जॉब बिल्कुल आपके हाथ में आए। और एक जॉब आपके ज़िंदगी, आपके परिवार का, आपके खुद का ज़िंदगी बदल सकता है। तो बचे हुए समय में ऐसे पढ़िए जैसे आप बाकी के समय में नहीं पढ़ाई किए हैं। तो जॉब जॉब जो है, नौकरी ज़रूर होगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो चलिए, आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम 50 से ऊपर जो है वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, जो काफ़ी अच्छा है। तो उम्मीद करते हैं, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है आपके सामने, कहता है कोई सूक्ष्म जीव है, उसको पूरी तरह से हमें नष्ट करना है तो उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता है, कोई सूक्ष्म जीव को पूरी तरह से नष्ट करना उसे एस्टरिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टरिलाइजेशन कहते हैं, निर्जीवानीकरण कहते हैं। पूर्ण तरीका से नष्ट नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? डिसइंफेक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, समझ गए। आगे चलिए, आगे का प्रश्न है, कहता है सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दाब के अंतर को क्या कहते हैं। तो ये भी आप लोग को पढ़ाए हैं कि ऊपर अगर 120/80 ब्लड प्रेशर अगर है और इस दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 40। तो 40 इसका क्या हो जाएगा? पल्स प्रेशर। इसी प्रकार से जितना जिसका बीपी रहेगा, मान गए किसी का अगर मान गए 135 और बाई में 90 का अगर किसी का बीपी है तो कितना हो जाएगा? 45 जो है पल्स प्रेशर हो जाएगा। तो ऐसे जो है आप पल्स प्रेशर, ऊपर वाले सिस्टोलिक, नीचे वाला डायसिस्टोलिक, इन दोनों के बीच के अंतर जो होता है उसी को पल्स प्रेशर कहते हैं। समझ गए। कहता है ऑक्सीजन सिलेंडर डैश रंग का होता है। अब जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है ना, किस कलर का होता है? तो ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है ब्लैक होता है, काला होता है। ठीक है, चलिए आगे है। कहता है मुंह द्वारा रोगी को दवाई नहीं दे सकते हैं यदि वह डैश हो। किस पेशेंट को, कौन से पेशेंट को मुंह के द्वारा दवाई नहीं दे सकते हैं? तो आपको पता है कि जो पेशेंट अनकॉन्शियस हो, अचेत हो, मतलब बेहोशी हो, तो उसे मुंह के द्वारा दवाई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वह मुंह के द्वारा दवाई लेने में असमर्थ रहता है। ठीक है, आगे है माय डियर। कहता है निगलने की कठिनाई को डैश कहते हैं। अगर किसी चीज़ को निगलने में प्रॉब्लम हो, कठिनाई हो, तो उसे डिस्फेजिया कहते हैं, निगलन कष्ट कहते हैं। समझ गए। डिस्फेजिया, डी फॉर डिफ़िकल्ट और फेजिया मतलब निकलना, निगलने में जो है कठिनाई। बीएमआई, बीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई का फुल फॉर्म होता है। समझ गए। अब यहाँ पे माय डियर है, कहता है सब क्यूटेनियस इंजेक्शन देने का एंगल कितना होता है। मतलब सब क्यूटेनियस इंजेक्शन जो है वह कितने एंगल पर हम लोग देते हैं। तो 45 इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, अब कहता है डैश एक फफोला निर्माण करने का एजेंट है। कहता है कौन सा गैस, कौन सा चीज़ है जो बॉडी स्किन पर एक फफोला का निर्माण कर देता है, मीन्स उसके संपर्क में आने से बॉडी में फफोला घाव हो जाता है। तो मस्टर्ड गैस एक ऐसा माय डियर आपका पदार्थ है जो फफोला का निर्माण करता है। समझ गए, इसको ध्यान में रखिएगा। कहता है रिहेबिलिटेशन का क्या कार्य है। तो रिहेबिलिटेशन डैश का कार्य है। तो रिहेबिलिटेशन अस्पताल का कार्य है। रिहेबिलिटेशन का मतलब क्या होता है? रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है क्या चीज़? प्रवासी। समझ गए। और रिहेबिलिटेशन का अर्थ होता है कि मान गए एक बीमार व्यक्ति है, उसको धीरे धीरे नॉर्मल जीवन में लाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए रिहेबिलिटेशन जो है उसे किया जाता है। समझ गए। चलिए आगे है, सोते समय कुछ सांस जो है, सोते समय कुछ समय सांस के रुक जाने को क्या कहते हैं। तो माय डियर, सोते समय अगर किसी व्यक्ति का थोड़ा सा सांस रुक जाता है, या यूं कहा जाए कि सांस का रुक जाना एपनिया कहलाता है। ए फॉर अब्सेंस और पिनिया मतलब श्वसन। जहां भी पिनिया शब्द आ जाएगा समझ जाइएगा कि यह श्वसन से रिलेटेड है। डिस्पेनिया अगर आएगा तो श्वसन में कष्ट, डी फॉर डिफिकल्ट, और पेनिया मतलब श्वसन, यानी श्वसन लेने में कठिनाई हो तो उसे डिस्पेनिया कहेंगे। एपनिया होंगे तो अब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन, श्वसन में अनुपस्थित होना। ठीक है ना, यही सब होता है।
काले रंग के खून के साथ उपस्थित मल को क्या कहते हैं? तो माय डियर आपको पता होगा, अगर मल के साथ जो है अगर मल के साथ जो है काले रंग के खून आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपको पहले से पता है, उसे हम लोग मैलिना कहते हैं। मैलिना जो है रक्त के साथ जो है मल को आना, ठीक है। मूत्र में यहाँ पे माय डियर देख लीजिए, कहता है मूत्र में रक्त आने को क्या कहते हैं? तो मूत्र में रक्त को आने को, जैसे मूत्र है, समझ गए, ये मूत्र है और इसमें अगर हल्का हल्का रक्त आ रहा है तो उसे हम लोग हेमेच्यूरिया कहते हैं। हेमे मतलब रक्त और यूरिया मतलब रक्त, यूरिन, हेमेच्यूरिया, हेमेच्यूरिया याद रखिएगा। हेमे प्लस च्यूरिया मतलब रक्त प्लस यूरिया, ओके। अब जो मलाशय होता है उसके जांच के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो आपको पता है, रेक्टम को देखने के लिए, रेक्टम के जांच के लिए, मलाशय के जांच के लिए प्रोक्टोस्कोप का उपयोग करते हैं। प्रोक्टोस्कोप, समझ गए, प्रोक्टोस्कोप का उपयोग करते हैं। इस सब चीज़ को याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। मूत्र की मात्रा घटने को क्या कहते हैं? अगर किसी को मूत्र कम होता है तो उसे ओलिगूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिगूरिया कहते हैं। अगर मूत्र बिल्कुल नहीं होगा तो उसे हम लोग एनूरिया कहेंगे, समझ गए। ऑब्सेंस ऑफ यूरिया यानी एनूरिया, मतलब मूत्र न होना एनूरिया, मूत्र कम होना ओलिगुरिया, समझ गए। और पॉलीयूरिया होता है बहुमूत्र होना, मतलब बहुत मूत्र होना, समझ गए। डिसयूरिया का मतलब होता है, डिसयूरिया का मतलब होता है कि मूत्र होने में कठिनाई होना, समझ गए। आगे है, समान मूत्र की प्रतिक्रिया डैश होती है, मतलब मूत्र की प्रतिक्रिया क्या होती है, मूत्र का जो है नेचर कैसा होता है? तो मूत्र का एसिडिक होता है, याद रखना है, समझ गए, एसिडिक। आगे है, स्पंज बाथ के लिए उपयुक्त जो तापमान होता है कितना होता है? तो माय डियर आपको पता है स्पंज बाथ क्या होता है। एक टब में गर्म पानी कीजिए, इसमें थोड़ा सा कोई सॉल्यूशन रखिए, एंटीसेप्टिक घोल रखिए और उसमें जो है पेशेंट बैठता है, जो हेमोरॉइड्स में, जो पेरिनियल दर्द में, ये सब में सहायक होता है। तो इसका तापमान जो है 110 फ़ारेनहाइट से 100 से 110 फ़ारेनहाइट होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे है, खून की उल्टी को क्या कहते हैं? तो अगर खून की उल्टी हो या उल्टी में खून की मात्रा आए तो उसे हेमेटमेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटेमेसिस कहते हैं, हेमेटेमेसिस कहते हैं, हिमेटेमेसिस कहते हैं, याद रखिएगा। खून का उल्टी होना या उल्टी में खून आना हिमेटमेसिस कहलाता है। घटी हुई श्वसन दर को क्या कहते हैं? तो श्वसन दर अगर कम है, श्वसन दर अगर कम गया है तो उससे ब्रेडीपेनिया कहेंगे। चूँकि आपको मैंने ऊपर पढ़ाया कि पीनिया शब्द श्वसन को ही इंडिकेट करेगा और ब्रेडी आ जाएगा तो हो जाएगा मंद श्वसन, यानी श्वसन कम जाना। और अगर यहीं पर अगर ट्रेकी रहता, टेकीपेनिया रहता तो श्वसन का बढ़ जाना, ठीक है। आगे है, प्रति मिनट 130 से अधिक नाड़ी दर को क्या कहते हैं? वही चीज़ें हैं। अगर आपका नाड़ी दर जहाँ 100 से ज़्यादा हो जाता है, 100 से प्लस हो जाता है तो उसे टेकीकार्डिया कहते हैं। 60 से कम हो जाता है तो ब्रेडीकार्डिया कहते हैं, समझ गए। तो श्वसन के दर में होगा तो पेनिया होगा, समझ गए, पिनिया होगा। टेकीपेनिया होगा तो 100 से ज़्यादा, ब्रेडीपेनिया होगा तो 60 से कम, समझ गए। लेकिन अगर कार्डिया के बात करेगा तो वहाँ पे हृदय धड़कन की बात हो जाएगा और वह हो जाएगा 100 से ज़्यादा होगा तो ट्रेकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया होता है 60 से कम में, ठीक है। आगे है, कहता है मूत्र में मवाद की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो मूत्र में अगर मवाद पस की मात्रा आता है तो उसे पायूरिया कहते हैं, पी फॉर पस और यूरिया, पायूरिया, समझ गए। आगे है, आगे कहता है नर्सेज दिवस डैश को मनाया जाता है। नर्सेज दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 मई को मनाया जाता है नर्सेज दिवस, आपको पता होना चाहिए, समझ गए। आगे है, डिस्फेजिया में क्या होता है? तो निगलने में परेशानी होती है, इसको पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। जीभ के प्रदाह को क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि टंगू में इन्फ्लामेशन ऑफ टंग इज कॉल्ड ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस जो होता है वह इन्फ्लामेशन होता है जीभ का। अगर बात करेगा एस्टोमेटाइटिस का बात करेगा तो वह मुंह का इन्फ्लामेशन होता है, संपूर्ण मुंह का, समझ गए। दर्द निवारक औषधि को क्या कहते हैं? तो माय डियर दर्द निवारक औषधि को हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं, समझ गए, जो दर्द को ख़त्म करता हो। आगे है, एड्स के विषाणु के किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है कि एड्स के जो विषाणु होता है वायरस,
उसे HIV से जानते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV इसका राइट आंसर है। WHO का पूरा नाम क्या है? विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। कहता है बिस्तरी घाव का दूसरा नाम क्या है? तो बिस्तरी घाव का एक तो होता है बेड सोर, जिसे बिस्तरी घाव कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका डेकुबेटस अल्सर होता है, डेकुबिटस अल्सर होता है, डिक्यूबिटस अल्सर होता है इसका दूसरा नाम। कहता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, आप लोग पहले से ही जानते हैं। 1 पॉइंट मिली होता है, मतलब 1 पॉइंट जो है कितने मिली के बराबर होता है आपको बताना है। तो आपको बताना है कि 1 पॉइंट के मतलब वन वन पिंट का कितना जो है ml होता है, ठीक है। आप लोग को ये कमेंट करके बताना है कि 1 पिंट इक्वल टू कितना जो है मिली होता है, समझ गए। तो इस चीज़ को जो है आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। ये ऑप्शन मैं आपको काट देता हूँ, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। आपको बताना है कि 1 पिंट का कितना ml होता है, ठीक है ना। चलिए आगे है, आगे आपको बताना है जब पल्स समान से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? जब पल्स समान से कम हो तो उसे क्या कहते हैं? तो जब पल्स समान से कम हो तो उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, आपको अभी ऊपर बताएं, ठीक है। 1 ग्राम वसा में 1 ग्राम फैट में कितना कैलोरी ऊर्जा मिल सकती है? तो आपको मैंने पहले बता दिया है 9 कैलोरी, समझ गए। सबसे ज़्यादा फैट में ही वो जो है आपका एनर्जी होता है। शरीर का तापमान 10 सेंटीग्रेड होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में बात करेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एनीमा देते समय मरीज को कौन से पोजीशन दी जाती है? लेफ्ट लेटरल पोजीशन दी जाती है, आपको पहले से पता है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1920 में, इसको याद रखिएगा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में, ठीक है। शरीर का तापमान अगर 105 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाए तो इसे हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। मीन्स हाइपर मतलब ज़्यादा, पायरेक्सिया मतलब बुखार, मतलब हद से ज़्यादा बुखार हो जाता है 105 फ़ारेनहाइट, ठीक है। कहता है निश्चेतक एनीमा डैश एनीमा का प्रकार है, मतलब निश्चितक एनीमा जो दिया जाता है तो वह किस प्रकार का एनीमा का प्रकार है? तो रिटेन जो होता है ना, रिटेन प्रतिधारक, रिटेंड एनीमा का प्रकार जो है निश्चेतक एनीमा है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे है, कहता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, समझ गए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वह हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, इसको याद रखिएगा। आगे है मलाशय का तापमान मुख के तापमान से जो है तापक्रम से कितना अधिक होता है? अब मैं आपको कुछ 2 क्वेश्चन और पूछूंगा यहाँ पे। माय डियर, आपको बताना है कि मलाशय रेक्टम का टेम्परेचर मुंह के तापमान से कितना अधिक होता है, मतलब जो मुंह होता है मुंह के तापमान से जो है कितना अधिक होता है मलाशय का तापमान, आपको कमेंट करना है कितना फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब जहाँ से बताइए, लेकिन आप बताइए, चूँकि हम आपको बार बार कहते हैं कि जो चीज़ें डाउट लगे, जो चीज़ मैं आपसे पूछूं वो आपको कहीं से सर्च करके आपको बताना है। कहीं से भी सर्च कीजिएगा, कुछ ना कुछ पढ़िएगा, नॉलेज बढ़ेगा और आप बताइएगा करेक्ट चीज़, समझ गए। आगे है बेड बेड ब्लॉक का उपयोग तब किया जाता है जब रोगी की अवस्था डैश में होती है। तो बेड ब्लॉक क्या होता है? तो आपको पता हो, बेड ब्लॉक होता है जो बिस्तर को किसी साइड से उठाने के काम किया जाता है, चाहे पैर साइड से उठाइए चाहे सिर के साइड से उठाइए, यह बेड ब्लॉक का उपयोग उठाने के लिए किया जाता है और यह शौक वाले मरीजों को जो है अवस्था में दिया जाता है, समझ गए। आगे चलिए, आगे कहता है डैश को आधुनिक नर्सिंग का जन्मदाता कहा जाता है। तो आपको पता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को मॉडर्न नर्सिंग का जो है आपको जन्मदाता कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, समझ गए। आगे है, कहता है बगल का तापमान मलाशय के तापमान से कितना कम होता है, मतलब जो एक्जिलरी टेम्परेचर होता है वह रेक्टम के तापमान से कितना कम होता है, मतलब बगल का तापमान मलाशय के तापमान से कितना कम होता है, यह आपको बताना है फ़ारेनहाइट में। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, 1 फ़ारेनहाइट, 2 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, 0.5 फ़ारेनहाइट और 3 फ़ारेनहाइट। आपको इनमें से बताना है ऑप्शन में से, और ये सर्च करके पहले समझ लीजिए, पहले जान लीजिए, कहीं से भी सर्च करके पहले कंफर्म हो लीजिए, तब आप बताइएगा कि बगल का तापमान मलाशय के तापमान से कितना कम होता है।
1 फ़ारेनहाइट, 2 फ़ारेनहाइट, 0.5 फ़ारेनहाइट, 3 फ़ारेनहाइट आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है कहता है शीत कंपन की कितने अवस्था होता है। तो माय डियर शीत कंपन की 3 स्टेज होता है, 3 का अवस्था होता है, इसको ध्यान में रखना है। आगे है कहता है 1 लीटर में कितना ml होता है। तो आपको पता है 1 लीटर में 1000 ml होता है, समझ गए ना, 1000 मिली होता है 1 लीटर बराबर, समझ गए। तो ये सब चीज़ यूनिट भी आपसे एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। श्वसन की गहराई में वृद्धि को क्या कहते हैं। माय डियर आपको पता है श्वसन को मैंने पहले ही बता दिया कि पिनिया से रिलेटेड होगा, लेकिन गहराई मतलब ज़्यादा ज़्यादा गहराई से श्वसन लेना, उसे हाइपरपिनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरपिनिया कहते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए 45 है कहता है रक्तचाप मापने वाली मशीन को क्या कहते हैं। भाई डियर रक्तचाप मापने वाली मशीन को एस्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलिए मूत्र में डैश की जांच के लिए बेनेडिक्ट्स घोल का उपयोग किया जाता है। यानी मूत्र में किसके जांच के लिए जो है बेनेडिक्ट्स घोल का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लूकोज शुगर के पता करने के लिए बेनेडिक्ट्स घोल का उपयोग करते हैं। कितने बेनेडिक्ट्स घोल में यूरिन का इस्तेमाल करते हैं। तो 8 बूंद, समझ गए, 8 बूंद याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कहता है अंगुलियों की टिप द्वारा किए जाने वाले शारीरिक परीक्षण को क्या कहते हैं। तो अंगुलियों से जो टिप द्वारा जो जांच किया जाता है उसे स्पर्श परीक्षण पाल्पेशन कहा जाता है, समझ गए। जो 2-3 अंगुलियों से जो है टच करते हैं नाड़ी को, समझ गए ना, तो वही जो है स्पर्श परीक्षण पाल्पेशन होता है। आगे कहता है स्टेथोस्कोप द्वारा की जाने वाली शारीरिक परीक्षण को क्या कहते हैं। तो इसे ऑस्कुलेशन कहते हैं, समझ गए। अगर मान गए कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर है और वह आला आला लगा के आपके हृदय पेट के गति को सुनता है तो उसे ऑस्कुलेशन परीक्षण कहते हैं, ठीक है ना। आगे है ऑप्थेल्मोस्कोप द्वारा डैश का परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्थेल्मोस्कोप द्वारा आँख का जो है जांच किया जाता है ऑप्थेल्मोस्कोप के द्वारा, ठीक है। थूक में रक्त आना, अब मैंने आपको ऊपर में बताया कि रक्त का उल्टी होना, समझ गए। रक्त का उल्टी होना या उल्टी में रक्त आना, तो उल्टी वाला बात था, तो वहाँ पे हेमेटोमेसिस था। यहाँ पे है थूक में रक्त आएगा या फिर आपके स्पुटम में जो है ब्लड आएगा तो उसे हेमोप्टेसिस कहते हैं, बीच में पी आ जाएगा और तो समझ जाएंगे कि यह जो है स्पुटम में ब्लड आ रहा है, तो हेमेटोपेसिस, ठीक है। 51 है आंत में वर्म यानी कीड़ों को नष्ट करने के लिए दिया जाने वाला जो एनीमा होता है उसे क्या कहते हैं। तो आंत में कीड़ों को नष्ट करने के लिए जो एनीमा दिया जाता है उसे एंटी हेलमेंथिक एनीमा कहते हैं, एंटी हेलमेंथिक एनीमा कहते हैं, ठीक है। एंटी हेलमेनिक एनीमा कहते हैं, याद रखिएगा, ओके। रेबीज के काटने पर क्या होता है। रेबीज जो है कुत्ते के काटने से या किसी अन्य जानवर के काटने से होता है, समझ गए। रेबीज को हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे है दोहरी बार नाड़ी के स्पंदन को डैश पल्स कहते हैं। कहता है दोहरी बार नाड़ी के स्पंदन को डैश पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डायक्रोटिक पल्स कहते हैं। कौन सा पल्स कहते हैं? डायक्रोटिक्स पल्स कहते हैं दोहरी बार पल्स के मंदन को, ठीक है ना। मुंह द्वारा औषधि लेने को इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन जो होता है यह मुंह द्वारा औषधि लेने को कहते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए कहता है सीपीआर का पूरा नाम क्या है। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है। क्या होता है? कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है सीपीआर का फुल फॉर्म, ठीक है ना। 56 है कहता है शरीर का तापमान कितना होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट। तो इस सब को याद करके रखना है। सोयाबीन किसका स्रोत है। तो यह प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। रक्तचाप का समान से कम होना हाइपोटेंशन कहते हैं, निम्न रक्तचाप, और ज़्यादा होना हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। 59 नंबर का है कहता है रक्तचाप का समान से अधिक होना क्या कहलाता है। हाइपरटेंशन कहलाता है, यहाँ भी आ ही गया। 60 है कहता है व्यायाम करने से शरीर का तापमान एवं पल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक्सरसाइज करने से बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बढ़ता है और पल्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आगे है कहता है पेट को धोने का दूसरा नाम क्या है। तो गैस्ट्रिक लवाज जो होता है पेट को खाली करने का एक प्रक्रिया है। तो पेट धोने का दूसरा नाम या पेट को खाली करने को गैस्ट्रिक लेवेज भी कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक मानव आवश्यकता का स्वास्थ्य मॉडल किसने दिया। मतलब प्राइमरी जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है वह जो है मौसले ने दिया था, ठीक है। मौसले का हायरार्की रूल्स आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें
प्राथमिक मानव के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, यह मोसले ने बताया था। ठीक है। 63 नंबर है, शौक की चौथी अवस्था डैश होती है। तो शौक की चौथी अवस्था जो है डिप्रेशन होता है, जिसमें व्यक्ति एकदम जो है गुमसुम उदास रहता है। 64 है, कहता है नाड़ी के स्पंदन के निरंतरता को क्या कहते हैं। अगर पल्स में एक कंटिन्यू स्पंदन होता है तो उसे हम लोग लय कहते हैं, रिदिम कहते हैं, क्योंकि नाड़ी में एक रिदिम के साथ ही पल्स जो है निरंतरता में क्या होता है, अगर पल्स आपका निरंतर स्पंदन कर रहा है मतलब वह एक रिदिम लय में है। ठीक है, तो इसे लय कहते हैं। और इस प्रकार से मैंने आपको 64 प्रश्न मैंने आपको क्लियर करा दिया। ठीक है, लगभग 60 से प्लस प्रश्न था यहाँ पे। तो आप लोग कुछ नए चीज़ सीखे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, कुछ बहुत चीज़ नया सीखने को मिला होगा। बाकी हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा माय डियर, तब तक के लिए धन्यवाद।